नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर में भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए। वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में टेक्निकल एंट्रियों के बारे में है। इस कार्यक्रम में हमें पिछली बार जो कार्यक्रम था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली बार टेक्निकल एंट्रियों को लेकर बहुत सारी जानकारियां उस एपिसोड में दी गई थी। उसी एपिसोड से आगे हम बढ़ते हुए आज के इस कार्यक्रम में बहुत से महत्वपूर्ण सवालों को शामिल करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कमीशन अधिकारी बनने के लिए क्या कुछ आप में काबिलियत होनी चाहिए और टेक्निकल एंट्रियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए अब आपको मैं रूबरू करवाता हूँ हमारे खास मेहमान कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बन सकते हैं आप सेना में कमीशन अधिकारी, कैसे होंगी टेक्निकल एंट्रियां और भी बहुत सारे सवाल जिनका जवाब सर की तरफ से दिया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, भर्ती निर्देशक भी रहे हैं, जो कि भर्ती से संबंधित है। वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है उसके संस्थापक हैं और लगातार निरंतर कार्यरत हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही प्रेरित करने और सलाह देने का जुनून है, जो कि युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। लगातार इसी काम में कर्नल साहब जुटे हुए हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं और हर कार्यक्रम में बहुत सारे सवालों का जवाब वो देते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। आज का इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ पहला सवाल टेक्निकल एंट्रियों से जुड़ा हुआ है, मैं शामिल करना चाहूँगा। सर, पहला सवाल, भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन को लेकर हमने पिछली बार भी बात की थी, तो ऐसे में टेक्निकल एंट्रियाँ इसमें कैसे होती हैं ये भी आप बताएं। भारतीय नौसेना में 3 ऑप्शंस हैं मेजरली, और इसमें मेन और वुमेन दोनों के लिए है। उम्र 19.5 से लेके 25 साल जी। पहला है इसमें शॉर्ट सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच, जनरल सर्विस काडर। इसमें 20 वैकेंसी होती है, मैक्सिमम 6 वैकेंसी इसमें वुमेन के लिए होती है। 20 में से 6 मैक्सिमम वुमेन की वैकेंसीज हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है शॉर्ट सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जनरल सर्विस काडर। इसके अंदर 60 वैकेंसीज होती हैं और मैक्सिमम 18 वैकेंसीज जो हैं वो वुमेन के लिए होती हैं। तीसरा है शॉर्ट सर्विस कंस्ट्रक्शन काडर, या अपन इसको कह दें आर्किटेक्ट काडर। इसमें 14 वैकेंसीज होती हैं और दोनों मेल और फीमेल मिला के जो मेरिट में ऊपर आएगा उसके हिसाब से हो जाता है। और एक चौथा और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि उसकी भर्ती अलग से की जाती है जी, वो है शॉर्ट सर्विस IT काडर जी। ये टेक्निकल काडर के अंदर फॉल नहीं होता है, बट क्योंकि IT वाले अपने आप को नेचुरली टेक्निकली कहते हैं, तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एंट्री है ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए होती है, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ द कंट्रोलिंग ब्रांच ऑफ द नेवी। तो इसमें 70 वैकेंसीज होती हैं, दोनों मेल और फीमेल्स के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे दी। और जो डिफरेंस होता है, जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, वो पहली बार में आपने क्लियर किया कि IT वालों के लिए क्या डिफरेंस है और टेक्निकल ब्रांच के रूप में कहाँ सपोर्ट उसमें मिलता है उनको। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ सर मैं लेना चाहूँगा, भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्रियों के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या है, ये भी आप बताएँ। उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको B या BTech के अंदर जी 60% मार्क्स होना कंपलसरी, जिस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं कंपलसरी हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जो किया जाता है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सिस्टम पे किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, किसी में दूसरा है, तो उन्होंने एक फार्मूला बना रखा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का, उसके हिसाब से वो मार्क्स को एडजस्ट करते हैं और फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। मेरिट लिस्ट जो है वो सिर्फ SSB के मार्क्स के ऊपर ही बनती है, और जो इंडक्शन है ऑफिसर काडर में वो ट्रेनिंग के दौरान ही वो सब लेफ्टिनेंट बन के
एंट्री करते हैं। जैसे हमने आईएमए के बारे में बताया आपको कि आईएमए के अंदर शॉर्ट सर्विस जब वो टीजीसी एंट्री है वो लेफ्टिनेंट होती है, जैसे ही वो एंटर करता है आईएमए के अंदर ट्रेनिंग के दौरान ही। इसी तरह नेवी के अंदर वो सब लेफ्टिनेंट एंटर करता है जी। और पर जो मर्चेंट नेवी के कैंडिडेट अगर है तो वो इनिशियली एक्टिंग लेफ्टिनेंट के रैंक के अंदर ट्रेनिंग के दौरान ही एंटर करता है। और टोटल जो ट्रेनिंग है इनकी वो 22 वीक की होती है। नेवल एकेडमी कोचीन के पास है, उसके अंदर बेसिकली वो जो कोर्स का नाम है नेवल ओरिएंटेशन कोर्स रेगुलर। जी, वो इसमें शामिल किया जाता है। इसी के साथ एक और सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा सर, वायुसेना के टेक्निकल ब्रांच यानी कि परमानेंट कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जाने के लिए युवाओं को आखिरकार मौका कैसे मिल सकता है, ये भी आप बताएं। अभी भारतीय वायुसेना के अंदर जो परमानेंट कमीशन के लिए रास्ता है वो बेसिकली एक ही है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसमें वैकेंसीज 18 होती हैं, इंक्लूडिंग 2 फीमेल्स की। पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि क्या होता है, एनडीए के अंदर कई कैडेट्स फ्लाइंग के लिए जो सेलेक्ट करते हैं या फ्लाइंग वैकेंसी के अगेंस्ट जाते हैं, एंटर करते हैं, कई बार वो फ्लाइंग में सक्सेस नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं, तो उनको भी एडजस्ट किया जाता है टेक्निकल एंट्री ग्राउंड ड्यूटी के अंदर। तो उनको इसमें एडजस्ट किया जाता है और बाकी अगर जो क्लियर होता है जिनका फ्लाइंग सेक्शन जो, तो उसके बाद में उनको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, वो तो फ्लाइंग में जाएंगे। जी जी। अगला सवाल इसमें शामिल करना चाहेंगे, भारतीय वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन और टेक्निकल एंट्रियों के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या है सर, इसका भी आप दर्शकों को जवाब दें। ये जो है वायुसेना के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एक एग्जामिनेशन होता है, उसका नाम है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसको शॉर्ट में एफकैट बोला जाता है। और ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। और इसके अंदर जीडी जनरल ड्यूटी जो टेक्निकल ब्रांच है एयरफोर्स, उसके लिए सिलेक्शन होता है और उम्र है 20 से 26 साल। अब इसमें जो ये एफकेट के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एफकेट जो है, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपके पास मिनिमम 50% पीसीएम में होने चाहिए या फिज़िक्स मैथ्स में 10+2 लेवल के ऊपर, और 4 साल की डिग्री अगर की हुई आपने, या आप इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइड है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरा ऑप्शन ये है, मतलब पहला ऑप्शन तो क्योंकि मिनिमम फिज़िक्स और मैथ्स होना चाहिए इसलिए वो 10+2 लेवल का कट ऑफ दिया है, 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आ जाते हैं एक्चुअल जो क्वालिफ़िकेशन उनके होने चाहिए, वो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपने जिसको कहते हैं कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है, जो फ्लाइंग के लिए एरोनॉटिकल सोसाइटी है वो कंडक्ट करती है, उसमें आपने सेक्शन ए और बी का एग्ज़ामिनेशन पास किया होना चाहिए और उसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स मिले होने चाहिए। तो ये सेकंड ऑप्शन है, या तो आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है या ये एरोनॉटिकल सोसाइटी का, या आपने सेक्शन ए और बी क्लियर किया हो और उसमें 60% मार्क्स हो। अब जो एफकैट का जो टेस्ट है उसके अंदर बेसिकली बहुत ही जेनरिक क्वेश्चंस रखे हैं उन्होंने। एक तो है जनरल अवेयरनेस के बारे में है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है जैसे हमने पहले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया, और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट होता है। इसके अलावा वो एक टेस्ट और इंक्लूड करते हैं, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जानने के लिए कि अभ्यर्थी के अंदर मिलिट्री के लिए एप्टीट्यूड है कि नहीं है। और उसके बाद में आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो एयरफोर्स के अंदर डिसाइडेड हैं, वो पब्लिक में डोमेन में नहीं आ रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ कहाँ होता है। वो क्वालिफाइंग हर एक स्ट्रीम के लिए लगा के आपको फिर वो बुलाते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जी। वो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जैसे हम आम भाषा में एसएसबी बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वही है एयरफोर्स के सर्विस सिलेक्शन का बोर्ड का नाम होता है एएफएसबी। उसमें भी आपको मिनिमम कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स सेट किया हुआ उन्होंने, वो आपको इतना मिनिमम मार्क्स लेना ज़रूरी होता है और मेरिट बनती है दोनों को मिला के, रिटन एग्ज़ाम का भी और ये जो एएफएसबी आपने अटेंड किया उसको मिला के। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो
74 वीक्स की ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स एकेडमी के अंदर और एयरफोर्स के दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर। ऐसे में हमने कोशिश की वो तमाम जानकारियां इन 2 एपिसोड में समेट के आप तक पहुंचाने की, यानी कि आपके लिए एक हम पूरी की पूरी बुक सही प्रकार से लेकर आ गए हैं इन 2 एपिसोड में, जो आपको कंप्लीट जानकारी देती है कि आखिरकार आर्मी में टेक्निकल एंट्रीज कैसी होती हैं, तीनों सेनाओं में टेक्निकल एंट्रियां कैसे होती हैं, टेक्निकल एंट्रीज़ के लिए बेस्ट क्या होता है, आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, आपका कौशल क्या कुछ उसमें काम आता है, और साथ ही अगर कुछ अलग से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं तो वो कैसे होते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, और इसके साथ ही संभावनाएं कितनी हैं एक अधिकारी के लिए। डायरेक्ट आप अधिकारी के रूप में जाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें शामिल करने की हमने कोशिश की है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एफकैट को लेकर। आखिरकार एफकैट होता क्या है, इसको लेकर कर्नल साहब ने आपको पूरी डिटेल दी, कैसे इसमें भर्ती होती है, क्या ये पूरी जानकारी है। सर, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं शामिल इसमें करना चाहूँगा। एफकैट में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात हम करें, इस ब्रांच की हम बात करें, तो ऐसे में इसमें वैकेंसियाँ कितनी होती हैं, यानी कि संभावनाएं कितनी युवाओं के लिए, ताकि वो मेहनत करें तो उनको पता रहे कितनी वैकेंसियाँ फिक्स हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करें, मेरिट के अकॉर्डिंग हम देखें कैसे इसको हम समझ सकते हैं। जो एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है उसके लिए एफकैट में जैसे अपन ने 2 सब ब्रांचेस की बात की थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मैकेनिकल जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब ब्रांच है इसके लिए मेन की वैकेंसीज है 87 और विमेन की है 10। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेन की वैकेंसीज 87 है और विमेन के लिए 10 है जी। आप इसे नोट भी कर सकते हो ताकि इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें। बिल्कुल। और मैकेनिकल के लिए है मेन की 10 मेन के लिए 30 है और विमेन के लिए 3 है। ना ये वैकेंसीज जो हम बता रहे हैं आपको इस एपिसोड में, इनको ये एक गाइडलाइन ही मानिए आप, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैकेंसीज हो सकती हैं। हर 6 महीने में जब ये एग्जामिनेशंस होते हैं तो कुछ बदलाव आते हैं। तो ये मत आप सोच के बैठें कि ये फिक्स्ड फिगर है, ये वेरिएबल फिगर्स हैं, बट जनरली ये फिगर्स इतना आंकड़ा इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो सर ये 6 महीने पे होती है या फिर 1 साल के लिए? जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, ये जो डिजिट आप बता रहे हैं, वो पूरी ईयर के लिए है या फिर 6 मंथ की एंट्री के लिए है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि आर्म फोर्सेस में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं या जितने भी भर्ती की रास्ते हैं, एंट्रीज हैं, ये साल में 2 बार होती हैं जी। एक्सेप्ट एक एंट्री ऐसी है जिसका कि डिपेंड करता है, क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग जहाँ पर है तो उसका उस हिसाब से, जैसे CDS है तो वो अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स में आ जाता है। बाकी सब कोर्सेज जनरली जनवरी में शुरू होते हैं और जुलाई में शुरू होते हैं आर्म फोर्सेस की तीनों अंगों के अंदर। नॉर्मल पैटर्न ये है। तो ये भर्तियां फिर उसके अकॉर्डिंग चलती हैं, यानी कि 2 बार साल में भर्ती होती है, तो आपके पास 2 मौके तो साल में हो ही जाते हैं जिसके ज़रिए आप तैयारी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टारगेट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और सेना में भर्ती आपका जो मौका है वो पा सकते हैं। एक और सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा, क्या सेना के तीनों प्रारूपों में, इन ब्रांचों में अलग अलग रैंक और कैडर होते हैं? रैंक और कैडर को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है सर, अलग अलग प्रारूप हैं तीनों सेनाओं का, और हालांकि भर्ती तो सबकी एक समान ही होती है, पर फिर जब रैंक और कैडर आते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस नज़र आते हैं, वो आप दर्शकों को ज़रूर बताएं। रैंक के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि चाहे आप किस ब्रांच के हैं, मैं सिविल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ब्रांच। आर्मी में वैसे आर्म्स कहलाते हैं और सर्विसेज कहलाते हैं, जैसे हमने शुरू के एपिसोड्स में समझाया था। तो और रेजिमेंट्स या कोर, बिल्कुल ये आर्मी की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं अपना नेवी के अंदर और एयरफोर्स में, वहाँ पर ब्रांच वर्ड यूज किया जाता है। पहली बात तो ये, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। एज ए कॉमन मैन, अभी जैसे इन्फेंट्री है, आर्मर्ड कोर है, आर्टिलरी है, एयर डिफेंस आर्टिलरी है, तो इस तरह से जो ASC, AOC, EME, इंजीनियर, सिग्नल्स, ये आर्मी के अंदर ये ब्रांचेज हैं एक तरीके से जी। तो इनकी जो रैंक का सवाल है, रैंक कॉमन होती है तीनों,
चाहे आप नॉर्मल सर्विस में जाएं, या आप टेक्निकल सर्विस में जाएं, या आप एग्जीक्यूटिव सर्विस में जाएं, आर्म फोर्सेस में उस सर्विस में आर्मी नेवी की अपनी अपनी जो विद इन इंटरनल जो रैंक्स हैं वो कॉमन है, इर्रिस्पेक्टिव आप टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए जी। अब आते हैं कार्डर की बात पे। मैंने थोड़ा जोर दिया था पहले कि कार्डर्स अलग अलग होते हैं बेस्ड ऑन द स्किल्स जो हैं। अब जैसे मैं आर्मी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे EME बोलते हैं, बहुत बड़ा सर्विस है ये। इसका जो काम है वो लड़ाई के मैदान में भी है और ये पीस स्टेशन में भी ये बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं, जैसे कि आर्मी बेस वर्कशॉप्स हैं, एडवांस आर्मी बेस वर्कशॉप्स हैं या स्टेशन वर्कशॉप्स हैं। तो इस तरह के कई डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। उसी तरह से एयरफोर्स नेवी के अंदर भी डेपुटेशन पे भी जाते हैं टेक्निकल एंट्री वाले ऑफिसर्स। तो कार्डर इनका, जिसमें कार्डर वही रहेगा, वो EME का ऑफिसर है तो वो EME ऑफिसर ही रहेगा। ही में भी पोस्टेड, वो कहीं पे भी पोस्ट हो सकता है। वो आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर भी पोस्ट होगा, आर्मर्ड कोर रेजिमेंट के अंदर भी पोस्ट होगा। उसी तरह से इंजीनियर ऑफिसर्स, सिग्नल ऑफिसर्स, ये कार्डर आपका प्लेसिंग कहीं और हो सकता है। तो ये है इसके बारे में। ये रैंक और कैडर की जो स्थिति थी वो साफ हो गई है। अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। आप तीनों फोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और ऐसे में कोई भी कंडीशंस जो हैं वो आपको क्लियर आपको यहाँ पर नजर आएगी। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं लेना चाहूँगा, जिसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स लगातार आते रहे हैं। सर, स्पोर्ट्स, NCC या फिर स्काउट, इनमें शामिल अभ्यर्थियों को क्या कोई लाभ मिलता है इन भर्तियों में? स्पोर्ट्स के लिए ऑफिसर कैडर के अंदर एंट्री के लिए, कमीशन ऑफिसर बनने के लिए कोई अलग सिस्टम नहीं है, कोई अलग फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई इसकी एडवांटेज नहीं है। बट अगर स्पोर्ट्स में, अगर स्कूल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से लेवल ऊपर से नेशनल इंटरनेशनल अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो स्पोर्ट्स के लिए अलग कोटा है आर्म्ड फोर्सेस में। वो रेगुलर कार्डर के अंदर आता है, अग्निवीर में भी नहीं आएगा। वो JCO जवान डायरेक्ट बनते हैं और वो स्पोर्ट्स एंट्री के थ्रू जाता है। तो ऑफिसर्स के लिए कोई डायरेक्ट नहीं है। बट यस, कोई स्पोर्ट्समैन आर्म फोर्सेस में रहते हुए बहुत अच्छा करता है, जेवलिन थ्रो में जैसे टॉप पे आ रखे हैं, तो या मेजर ध्यानचंद हैं, इस तरह से मिल्खा सिंह जी हैं, ये लोग सब बाद में ऑफिसर्स बने हैं आर्म फोर्सेस के अंदर डिपार्टमेंटल। जैसे मिल्खा सिंह साहब का एग्जांपल है, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस हैं, रेगुलर में भर्ती हुए। हाँ, मेजर ध्यानचंद तो ऑफिसर ही थे, बट मिल्खा सिंह साहब का एक अच्छा एग्जांपल है कि वो विद इन द आर्मी डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होते हैं। अब आते हैं स्काउट्स। स्काउट्स के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। NCC की अपन बात कर चुके हैं कि NCC के अंदर बहुत पिछले 1-2 एपिसोड में अपन ने बहुत डिटेल में बात की है और या आने वाले एपिसोड में आपको देखने का अवसर मिलेगा इसके ऊपर और ज़्यादा गहराई के अंदर। तो NCC में डेफिनेटली है, और टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल जी, ज़्यादातर जो NCC के अंदर होते हैं वो नॉन टेक्निकल वाले ही एंट्रीज़ हैं। बट नेवी के अंदर जैसे 5% चाहे वो टेक्निकल एंट्री है उसमें भी अरेंजमेंट है। और आप मान लीजिए मैं सिग्नल रेजिमेंट में जाता हूँ टेक्निकल एंट्री के अंदर और मेरे को NCC की है तो डेफिनेटली एडवांटेज है, इसका एडवांटेज मिलता है। यानी कि NCC के कैडेट हैं उनके लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है कि आपको इसमें सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा। हमने पिछले एपिसोड्स में भी इसको लेकर जिक्र किया था। अगला सवाल सर इसी कड़ी में मैं शामिल करना चाहूँगा, टेक्निकल ब्रांचों में शामिल कमीशन अधिकारी को कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। मैं सोचता हूँ कि ये सवाल आपके या अभ्यर्थियों के या जो दर्शकों के माइंड में क्यों उठता है कि हर आदमी शायद ये सोचता है कि सेना में मैं अगर टेक्निकल साइड में जाता हूँ तो मैं ऑफिस में बैठूँगा और मेरा फील्ड में आगे जाके काम नहीं होगा। सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सेना में आप किसी भी ब्रांच में जाएं, आप सैनिक हैं।
तो इसके लिए आपको ओनली थिंग इज़ कि आप ट्रांसफ़र जो है वो आपको इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। और जैसे कहा जाता है आपको समुद्र के नीचे, समुद्र में, आपको हवा में और ज़मीन पे, तीनों जगह कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। ये तो है पहली बात, ट्रांसफ़र की बात है जी। अब आते हैं इसके अंदर थोड़ा और गहराई में कि बेसिकली टेक्निकल जो आर्म्स हैं या सर्विसेज हैं या ब्रांचेस हैं, इनका जो यूटिलाइजेशन है, यस डेफिनेटली कुछ ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने बयान कर रहा था पहले, जैसे शिप यार्ड्स हैं या मेंटेनेंस डिपोज हैं या DRDO है या इस तरह के आर्मी के बेस वर्कशॉप्स हैं, बड़ी बड़ी बेस वर्कशॉप्स हैं, तो उनकी ये नेचुरली ये इनकी जो लोकेशंस हैं वो सेंट्रल इंडिया के अंदर ज़्यादा हैं, या शिप्स की है तो शिप के ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पर हार्बर्स हैं, तो आपकी पोस्टिंग ज़्यादा वहीं होगी। तो टेक्निकल एक तो ये बात होगी, बट जो फील्ड आर्म्ड फोर्सेस में जो फील्ड की आपको पोस्टिंग ज़रूर मिलेगी। अब जैसे EME का एग्जांपल लेते हैं, EME का जो ऑफिसर है वो कॉम्बैट जोन में नहीं रहता है, थोड़ा पीछे होता है, क्योंकि आप वर्कशॉप को ले जाके बिल्कुल आगे तो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो उसको पीछे, थोड़ा पीछे रहती है, बिल्कुल नहीं बाहर, टोटली बाहर पीछे नहीं होती है, थोड़ा पीछे होती है, एक बात। बट इंजीनियर ऑफिसर्स हैं या सिग्नल रेजिमेंट के ऑफिसर, आर्मी का एग्जांपल लेते हैं, वो बिल्कुल आगे रहते हैं, उनका काम कम्युनिकेशन का है या ब्रिजिंग लेइंग है या माइन लेइंग है, वो सुपरविजन जो करते हैं, ये जो उनका काम है, तो उसमें कॉम्बैट जोन में आते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको सब जगह जाना पड़ेगा, जहाँ पे भी भेजा पूरा देश आपका, आप हर जगह जा सकते हैं। और सेना में आप जब जा रहे हैं तो देश के लिए न्यौछावर हो जाने वाला जज्बा तो ज़रूर दिखाना ही होगा, और ऐसे में पूरा देश आपका, कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, इसलिए इसको बिल्कुल आप फ्री माइंड हो जाएं, दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। सर, एक और छोटा सा सवाल मैं ज़रूर इसमें शामिल करना चाहूँगा, सीमित शब्दों में आप इसका भी जवाब दे दें। कई दर्शकों का सवाल था कि क्या विदेश में भी इनको भेजा जाता है, नेपाल, भूटान आदि, जो क्या यहाँ पर इनको जैसे 3 साल 2 साल की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भेजा जाता है, या फिर आपदा के समय भेजा जा सकता है, क्या कंडीशन रहेगी? देखिए, विदेश में अगर आर्म फोर्सेस का कोई एलिमेंट्स हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में भेजा गया या UN पीस मिशन के ऊपर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कुछ एलिमेंट्स को भेजा जाता है, या जैसे श्रीलंका का वॉर देख लीजिए 1987 का, तो आपको जाना है वहाँ पर, उनकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो टेक्निकल लोग के ऑफिसर्स की पोस्टिंग होगी, पहली बात। दूसरी बात है नेपाल, भूटान, ये यहाँ पे भी अगर हमारी कोई ट्रेनिंग टीम्स हैं, एक तो ट्रेनिंग टीम जैसे भूटान में है तो वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स पोस्टेड होते हैं, या आर्म फोर्सेस के कुछ एलिमेंट्स को वहाँ भेजा जाता है किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए। पीस टाइम रिक्वायरमेंट है कि लेट्स से फ्लड आ गया, एग्जांपल कह रहा हूँ, फ्लड्स आ गए, भूकंप आ गया, नेपाल में भूकंप आ गया, तो हिंदुस्तान की जो इंजीनियर ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर कोर ऑफ इंजीनियर्स के, उनको कुछ को भेजा जाएगा, कम्युनिकेशन वालों को भी भेजा जाएगा, दूसरों को भी भेजा जाएगा। तो आप ओपन माइंडेड रहिए, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। एक और सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूँगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का ग्रेड पे क्या होता है, वेतन कितना इनको मिलता है? इसको लेकर भी बहुत सारे जो हमारे युवा साथी हैं उनको सवाल होता है, उन्हें जानकारी चाहिए होती है, इसका भी आप जवाब ज़रूर दें। ये भी स्वाभाविक है कि ये सवाल मन में उठता है कि परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस में क्या पे में डिफरेंस होता है। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों कैटेगरी को सेम पे एंड अलाउंसेस मिलते हैं। फ़र्क ये आता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। जी जी, एक छोटा सा सवाल मैं आप सभी युवाओं के लिए पूछना चाहूँगा सर, सीमित शब्दों में इसका भी आप जवाब दें कि आकांक्षी तकनीकी युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, आप उन्हें सलाह ज़रूर दें। देखिए, आपके सवाल में ही कुछ छुपा हुआ है कि पहली बात तो आप तकनीकी युवा हैं, आप टेक्निकल यूथ हैं, तो आप कॉम्पिटेंट हैं। आपको पिछले कई एपिसोड्स में मैंने ये बात का जिक्र किया है कि आर्म्ड फोर्सेस में जो टेक्निकल यूथ है उनके लिए बहुत वैकेंसीज़ हैं। नेवी, एयरफोर्स के अंदर तो भरी हुई हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एंट्रीज। एक तो ये है।
अब दूसरा जो मैं बात उनको कहना चाहूँगा कि देखिए, आप भेड़ चाल मत चलिए। बिल्कुल, आप ये स्टडी करिए कि कट ऑफ मार्क्स कहाँ जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट सर्विस एंट्रीज़ हैं वो बाई शॉर्ट लिस्टिंग है। और शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब है कि आपकी या तो डिग्री का परफॉर्मेंस है या आपका जो जी का परफॉर्मेंस है, और कट ऑफ मार्क्स क्या जाते हैं हर एंट्री के लिए उसको आप समझिए। ये मैं बताना चाहूँगा कि आर्म फोर्सेस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको मिलेगा, ढूंढने से मिल जाता है कि पिछला कोर्स फला कोर्स का कितना कट ऑफ गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप एवरेज आउट करिए कि इतने सालों में एक ही कोर्स के लिए कितना कट ऑफ जाता है। आप फिर अपनी योग्यता, जैसे हमने एक पहले एपिसोड में बताया था, सेल्फ असेसमेंट, आप अपनी असेसमेंट करिए कि क्या मैं इसमें जा सकता हूँ, क्या मैं इसके, सिर्फ तुक्का लगाने की बात नहीं है। आपको कट ऑफ को समझिए और ध्यान रखिए इसके बारे में कि ये कैसे कट ऑफ को मैं मेंटेन कर सकूँ, क्लियर करके आगे बढ़ सकते। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा कि विमेन कैंडिडेट्स जो हैं उनका कट ऑफ और भी हायर जाता है, तो आपको और मेहनत करनी है, इसका मतलब ये है। पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप भी सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारे पत्रिका के मेल आईडी पे, ऑफिशियल मेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा उन तमाम सवालों का जवाब। और साथ ही कार्यक्रम में आप जब सोशल मीडिया पे इसका प्रसारण होता है तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप लिख सकते हैं, उनका जवाब भी आपको अगले कार्यक्रम में हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। यूथ एंड सोल्जर कार्यक्रम आपको समर्पित है, युवाओं के लिए, उनकी भविष्य की संभावनाओं के लिए समर्पित है। ऐसे में हर एपिसोड में आपको नई से नई जानकारियां मिलेंगी सेना भर्ती को लेकर, सेना में आपके जज्बे को लेकर। ऐसे में लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपका ये उत्साह और आपका ये सहयोग लगातार हमें आगे इस एपिसोड को, इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।